नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भाग 2 देखने वाले हैं। व्यापार भाग 2 और इसके अंतर्गत हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि जो भारत है उस भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक इकाइयों के बारे में कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में इनको देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में हम लोग पतनों को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो द्वार हैं वो पतनों को कहते हैं। ये भारत है और भारत में आप लोगों से मानचित्र पे मूल रूप से पतनों के बारे में पूछा जाएगा कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो देश विभाजन के समय पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत एक बंदरगाह कराची पतन पाकिस्तान चला गया और चिटगांव जो पतन है ये बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कांडला पतन विकसित किया। कांडला पतन का विकास किया। इसे आज वर्तमान में नाम इसका बदल दिया गया है और इस पतन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पतन कर दिया गया है, बदला हुआ नाम। और बांग्लादेश जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के पास चिटगांव पतन, और चिटगांव पतन की कमी को पूरा करने के लिए कोलकाता पतन का विकास किया गया। अब हम लोग बारी बारी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में हम लोग पतनों को देखेंगे। पतनों को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और जो बंदरगाह है इसके बारे में यदि हम लोग कहें कि पतनों को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बंदरगाह या पतन कहते हैं किसे कि समुद्र तटीय वह क्षेत्र जहाँ से जहाज़ों में माल लादा जाता है और उतारा जाता है, अर्थात माल को जहाज़ों में अपलोड किया जाता है, उसे उतारा जाता है। उस क्षेत्र को, अपतटीय क्षेत्र को मूल रूप से पतनों के नाम से जाना जाता है। हम लोग भारत के अंतर्गत भारत की जो संपूर्ण तटीय सीमा रेखा है 7516.6 किमी, इस पर भारत के मुख्य 12 पतन और 200 गौण पतन स्थित है। कुछ पतनों के बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पहले देखा था, अब आगे देखेंगे। अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो एक एक पतन को समझते हुए चलेंगे और इसे पढ़ते चलेंगे। कांडला पतन, इस कांडला पतन के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये कांडला पतन
कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए कांडला पतन का विकास कच्छ की खाड़ी गुजरात के मुहाने पर कांडला पतन का विकास किया गया है। ये जो कांडला पतन है, ये कांडला पतन देश के अंतर्गत उत्तर पश्चिम, देश के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। इस कांडला पतन के बारे में कहा जाता है कि इस पतन से विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम, इस पतन से भारी मात्रा में पेट्रोलियम, क्योंकि हम पश्चिमी देशों से पेट्रोलियम का आयात और निर्यात करते हैं, तो इस कांडला पतन से भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे संबंधित उत्पादों का व्यापार अर्थात आयात निर्यात किया जाता है। कहते हैं कि वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल भी विकसित किया गया। वाडीनार गुजरात में एक अपतटीय पतन विकसित किया गया है, जो मूल रूप से इस कांडला पतन के दबाव को कम करेगा। यदि कांडला पतन के हम पृष्ठ प्रदेश की बात करें, पृष्ठ प्रदेश किसे कहा जाता है कि कांडला पतन के आसपास कौन से राज्य जो संसाधन संपन्न है, वहां से व्यापार किया जा सकता है। पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत यदि हम लोग बात करेंगे तो कांडला पतन का जो पृष्ठ प्रदेश है वो मूल रूप से ये गुजरात का महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यहाँ तक के आसपास का यदि समुद्री पत्तनों से व्यापार करना है तो संपूर्ण उत्तरीय क्षेत्र अर्थात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनका पृष्ठ प्रदेश कांडला पतन माना जा सकता है। आगे हम लोग कांडला पतन के बाद में जो देखेंगे वो देखेंगे मुंबई पतन। अभी हमने कांडला पतन देखा। कांडला पतन कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए स्वतंत्र भारत में विकसित किया गया पहला पतन माना जा सकता है। कांडला पतन गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर गुजरात में स्थित है। ये उत्तरी पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता है। कांडला पतन से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात निर्यात किया जा सकता है। कहते हैं कि वाडीनार में विकसित एक अपतटीय पतन है जो कांडला पतन के दबाव को कम कर देगा। आगे हम पृष्ठ प्रदेश की यदि बात करें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, आर फॉर राजस्थान, MP मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, H फॉर हरियाणा, D फॉर दिल्ली, आसपास के क्षेत्रों का ये पृष्ठ प्रदेश माना जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे। आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मुंबई पतन के बारे में। पतन के अंतर्गत यदि आप लोगों के पैराग्राफ में 100 से लेकर 200 शब्द तक भी दिए गए हैं, लेकिन उनको यदि 4 लाइनों में समेटा जाता है तो पेपर में ये 4 लाइनें ही याद करनी है और यहीं से क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही आएगा। आप लोग अन्य बर्डन दिमाग पर न ले भाई। मुंबई पतन। अब मुंबई पतन कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि मुंबई पतन ये महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई पतन, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई पतन यहाँ पर स्थित है। मानचित्र जब आप लोग भरोगे तो मानचित्र के अंतर्गत यहाँ एक संकेत दिया होगा जिसे हम लोग संकेत सूची कहेंगे। यदि आप लोग संकेत के माध्यम से मानचित्र को नहीं भरते हो, आधे से ज़्यादा 80% बच्चों को मानचित्र भरना नहीं आता।
संकेत के माध्यम से जब तक मानचित्र नहीं बनेंगे तब तक आप लोगों का सही नहीं होगा। हम मुंबई पतन को पढ़ने वाले हैं। मुंबई पतन महाराष्ट्र में मुंबई के अंतर्गत एक तटीय पतन माना जा सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है। ये है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन माना जा सकता है। प्राकृतिक पतन कैसे? तो प्राकृतिक पतन उस पतन को कहते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही बिना न मानवीय क्रियाओं के विकसित हुआ हो, उसे प्राकृतिक पतन कहा जा सकता है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पतन तो चेन्नई पतन तमिलनाडु के अंतर्गत अभी देखने वाले हैं हम लोग। तो ये मुंबई पतन महाराष्ट्र में, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन माना जा सकता है। कहते हैं कि ये पतन मध्य भूमध्य सागरीय उत्तरी पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र अर्थात किन किन के साथ, जैसे हम लोग कहते हैं देश के मध्य भाग के अंतर्गत राज्य या मध्य में विकसित भूमध्य सागरीय देश, भूमध्य सागरीय देश और भूमध्य सागरीय देश के अंतर्गत यदि देखा जाए तो हम लोग जिनकी बात करने वाले हैं वो जो पतन होंगे उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये मध्य भाग के अंतर्गत या उस राज्य के अंतर्गत या मध्य राज्यों में या मध्य देश भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इन सब का एक ही लॉजिक है, अर्थात भूमध्य सागरीय देशों के साथ। आगे हम लोग बात करें उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ, उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ, उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ हम लोग उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ, उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ। मूल रूप से जो हमारा मुंबई पतन है, ये मुंबई पतन हम लोगों को भूमध्य सागरीय देशों के साथ, उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ, उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ या यूरोपीय देशों के साथ हम लोगों का व्यापारिक गतिविधियां या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संपन्न करवाता है। जहां देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग का संचालन है वो इसी मुंबई पतन से होता है। ये मुंबई भारत की कॉस्मोपोलिस या फिल्म उद्योग जगत की राजधानी के नाम से भी जाना जा सकता है। यदि हम लोग मुंबई पतन के बारे में अच्छे से ही बात करें तो मुंबई पतन के बारे में यूँ भी कहा जा सकता है कि ये जो मुंबई पतन है, ये मुंबई पतन मूल रूप से 20 किलोमीटर लंबा है। बोलो 20 किमी कितना है? लंबा है। 20 किमी लंबा माना जा सकता है। जब 20 किमी लंबा है तो 6 से लेकर 10 किमी तक चौड़ा माना जाता है। 6 किमी से लेकर 10 किमी तक ये पतन चौड़ा माना जा सकता है। यदि हम आगे बात करेंगे मुंबई पतन की, तो मुंबई पतन में 54 गोदियां हैं। बोलो बंदो कितनी गोदियां हैं? गोदियां हैं। ये गोदियां वो नहीं है, जिसमें बच्चा उठाया जाता है कि गोदी में बायो ले लो, ऐसे नहीं है। 54 गोदियां वो है जो एक साथ 54 जहाजों को आश्रय दे सकती है। 54 जहाजों को एक साथ रोका जा सकता है। वो स्टैंड, बस स्टैंड है। बस स्टैंड के अंतर्गत 54 बसें एक साथ खड़ी कर दी स्टॉपेज पे, और वहां से दूसरे यात्री और यात्रियों के साथ साथ मालवाड़ा जब दूसरे क्षेत्र के लिए अपलोड किया जाता है तो वो 54 क्षेत्रों के अंतर्गत 54 जहाज एक साथ खड़े किए जा सकते हैं। 20 किमी लंबा है, सबसे बड़ा है, तभी तो लिखा था ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है। 20 किमी लंबा, 6 से 10 किमी चौड़ा है और 54 गोदियां इस पतन के अंतर्गत स्थित है। कहते हैं कि ये जो पतन है, पतन के अंतर्गत एक और आता है कि मुंबई पतन का पृष्ठ प्रदेश क्या है। पृष्ठ प्रदेश क्या माना जाता है? ये पृष्ठ प्रदेश की जो समस्या है, आप लोग इसे ऐसे याद रखें कि कम से कम आप लोग जैसे स्कूल के अंतर्गत या कहीं पढ़ते हो तो मानचित्र में आप लोगों को राज्य याद करवाएं और आप लोगों के स्कूल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा, तो आप लोग उनको आराम से याद रख सकते हो। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पड़ोसी कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे महाराष्ट्र का पड़ोसी है G4 गुजरात, फिर R4 राजस्थान, फिर M4 मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं इस राज्य के, ये सब इसके पृष्ठ प्रदेश माने जा सकते हैं।
आगे हम लोग जो मूल रूप से अगला जो पतन देखने वाले हैं वो पतन देखेंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पतन को नवा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। अर्थात ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के अंतर्गत एक नवा सेवा क्षेत्र है और नवा सेवा के अंतर्गत एक पतन विकसित किया गया है जवाहरलाल नेहरू पतन के रूप में विकसित किया गया है। जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई पतन के दबाव को कम कर देगा। दबाव को कम कर देगा इसका मतलब यूं नहीं कि फूंक देगा और हल्का कर देगा। दबाव को कम करने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जो यहाँ से व्यापार होता है, व्यापार में ज्यादा भीड़ भड़का होगा और जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस पतन का कार्य नवा सेवा से जवाहरलाल नेहरू पतन से भी किया जा सकता है। और जो एक पतन की सहायता के लिए दूसरा पतन विकसित किया जाता है उसे अनुषंगी पतन कहते हैं। अनुषंगी पतन है जवाहरलाल नेहरू नवा सेवा में विकसित है और मुंबई पतन के दबाव को कम करेगा। तो मुंबई पतन का अनुषंगी पतन किसे कहा जा सकता है? जवाहरलाल नेहरू पतन। शब्दों का ही खेल है, जिनको शब्द समझ में आएंगे वही क्वेश्चन का आंसर देंगे, बाकी रट्टा मारने से या रटने से कोई नहीं। यहाँ हम आगे जो देखने वाले हैं वो देखेंगे मारमा गांव पतन। अब हम जिस पतन के बारे में देखने वाले हैं वो हम लोगों का पतन होगा मारमा गांव पतन। मारमा गांव और मारमा गांव जैसे कि कौन से राज्य में? गोवा के अंतर्गत। अब हम मारमा गांव पतन की बातें कर लेते हैं कि मारमा गांव पतन एक ज्वार नदमुख पतन माना जाता है। ऐसे छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों को याद रखना है और एक लाइन तैयार करनी है। आप लोगों को याद कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यो है मारमा गोवा पतन। जैसे कि क्वेश्चन यही आ गया कि मारमा गांव पतन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप लोग कैसे करोगे इसका आंसर? मारमा गांव पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। तट पर स्थित है। अब जितने भी पतन है वो या तो पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है। तो मारमा गांव पतन पश्चिमी तट पर स्थित है या पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। मारमा गांव पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। मारमा गांव पतन भारत के राज्य गोवा में स्थित है। कितनी लाइनें विकसित हो सकती है, कितने शब्द लिखेंगे हम और प्रत्येक की लाइन तैयार करके बताएंगे आप लोगों को कि ये ज्वार नदमुख पतन माना जा सकता है। ज्वार नदमुख पतन के साथ साथ हम लोग और भी बात करें कि ये ज्वार नदमुख जो पतन है मारमा गांव के अंतर्गत ये एक प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। ये लो प्राकृतिक पतन, जैसे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन पड़ा था हम लोगों ने मुंबई पतन। 54 गोदियां है, 20 किमी लंबा है और 6 से लेकर 10 किमी तक चौड़ा माना जा सकता है। और उस पतन का दबाव कम करने के लिए, मुंबई पतन का दबाव कम करने के लिए नवा सेवा महाराष्ट्र के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पतन का विकास किया गया था। आगे देखेंगे ये जो पतन है ये इस पतन से जापान को, कौन से पान को? जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? लोहे का निर्यात किया जाता है। यूं कहते हैं इस पतन से सबसे ज्यादा लोहा अयस्क का व्यापार होता है। बोलो कौन से अयस्क का? लोहा अयस्क का व्यापार होता है। 1961 में इसका पुनर्महत्व बढ़ाने के लिए यूं कहते हैं कि 1961 में इसका नवीनीकरण किया गया। बोलो कौन सा करण किया गया? नवीनीकरण। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो पतन है इस पतन ने कोंकण रेलवे कमेंट बॉक्स में बताना कि कोंकण रेलवे कौन से लेसन में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ लिया है व्यापार और संचार के अंतर्गत। कोंकण रेलवे का महत्व बढ़ जाता है, अर्थात कोंकण रेलवे भी इस पतन के अंतर्गत, इस पतन के विकास में सहयोग करता है।
इसकी पृष्ठभूमि में कौन हो सकता है? एक तो गोवा, गोवा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब आप लोग जबरदस्ती बर्डन लेते हो, कुछ नहीं है, ऐसे आप लोगों को अलग अलग शब्द लिख देने हैं और ऐसे ही याद रखना है लाइन को। आप अपने रफ रजिस्टर में भी उतार सकते हो, जैसे मारवा गोवा पतन पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है। पहली लाइन ये, यहाँ हम लोगों ने आप लोगों के सामने एकदम शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट की तरीके से अंतर। लेकिन जब आप लोगों पेपर के अंतर्गत बैठोगे थ्योरी में, थ्योरिटिकल क्लास के अंतर्गत, वहाँ तो प्रत्येक शब्द की एक लाइन निर्मित करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि मारवा गोवा पतन पश्चिमी तट पर स्थित है, गोवा में स्थित है। मारवा गोवा पतन ज्वार नदमुख पतन माना जा सकता है। मारवा गोवा पतन एक प्राकृतिक पतन है। ये जापान में लोहा अयस्क को निर्यात करने वाला पतन माना जा सकता है। ये इसकी पृष्ठभूमि में गोवा और महाराष्ट्र आते हैं। 1961 के अंतर्गत इसका विकास किया गया और ये कोंकण रेलवे के अंतर्गत सहयोग करता है। हम ऐसे इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। आगे जो पतन की बात करने वाले हैं वो न्यू मंगलोर पतन है, अर्थात न्यू मंगलोर पतन बेंगलोर, और बेंगलोर राजधानी है कर्नाटक की। बोलो कौन से टक की है? तो न्यू मंगलोर पतन भी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंतर्गत। न्यू मंगलोर और बेंगलोर, बेंगलुरु जो है ये बेंगलुरु जो है ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी मानी जाती है। कहते हैं न्यू मंगलोर पतन भारत के कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से लोहा अयस्क सांद्रण की निर्यातकों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। उर्वरक और पेट्रोलियम पदार्थों तथा खाद्य तेलों, चाय, कॉफी, लुगदी, ग्रेनाइट, पत्थर, शीशा आदि का निपटान इस बेंगलुरु पतन से किया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा यदि कॉफी का उत्पादन होता है तो वो कर्नाटक बेंगलुरु के अंतर्गत किया जाता है। यूँ कहते हैं बेंगलोर के अंतर्गत ही या बेंगलुरु पतन के अंतर्गत ही एक बेबांध बांध व नद नद बेबानद कयाल है, कयाल है। और बेबांध जो कयाल है इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जा सकता है कि बेबांध कयाल को अरब सागर की रानी कहते हैं, या बेबांध कयाल जिसे अरब सागर की रानी या क्यून ऑफ अरेबियन सी, क्यून ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अरब सागर की रानी बेबांध कयाल जो कर्नाटक के अंतर्गत न्यू मंगलोर पतन के अंतर्गत स्थित है। अंग्रेजी में पूछा जा सकता है क्यून ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? यह अरब सागर की रानी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि इसके मुहाने पर ही, किसके मुहाने पर ही? अरब सागर की रानी या बेबांध कयाल के मुहाने पर, मुहाना वो क्षेत्र होता है जहाँ नदी समाप्त होती है, उद्गम क्षेत्र वो जहाँ से नदी जन्म लेती है। तो बेबांध कयाल के मुहाने के अंतर्गत ही यहाँ कोच्चि पतन स्थित है। कोच्चि पतन, और कोच्चि पतन केरल के अंतर्गत आता है। कोच्चि पतन केरल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो कोच्चि पतन है ये भी सोज कोलंबो मार्ग के महत्व को बढ़ा देता है। सोज और कोलंबो, सोज नहर जो यूँ कहते हैं कि मूल रूप से लंदन के लिवरपूल को कोलंबो भारत के अंतर्गत यहाँ श्रीलंका की राजधानी मानी जा सकती है कोलंबो, अर्थात इनके बीच की दूरी को कम करने में भी ये कोच्चि पतन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम आगे देखने वाले हैं कोलकाता पतन। यहाँ तक आप लोग देखिए। अब हम अगला पतन देखने वाले हैं, जो पतन होगा कोलकाता पतन। कौन सा पतन? कोलकाता पतन। पतनों के जैसे ही पतन हम लोगों के समाप्त होंगे, पतनों के साथ ही हम लोगों का जो लेसन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला, ऐसे भी हम लोग विराम दे देंगे। आप लोगों को जितना मात्र जैसे बताया जा रहा है ना, पहले तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ यदि हमने लिखा है तो कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल की राजधानी माना जाता है। कोलकाता पतन, ये कोलकाता पतन पूर्वी तट पर स्थित है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, पूर्वी तट पर स्थित
होने के साथ साथ पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और ये जो पतन है ये चिटगांव पतन की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। चिटगांव पतन, चिटगांव, और चिटगांव जो पतन है ये पतन होगा पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान का आज वर्तमान नाम क्या है? बांग्लादेश। बोलो कौन सा देश? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंतर्गत चला गया था चिटगांव पतन। तो चिटगांव पतन की कमी को पूरा करने के लिए कोलकाता पतन का विकास किया गया है। कोलकाता जो पतन है ये हुगली नदी के द्वारा लाई गई पतन गाद जो रेत है उस रेत की समस्या से ये जूझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पहला ऐसे देखेंगे कि कोलकाता पतन हुगली नदी पर अवस्थित है। बोलो कौन सी नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। ये लो हुगली नदी, हुगली नदी। हुगली नदी को भारत की दो हुगली नदी भी कहते हैं। ये लो हुगली नदी कहाँ से आई है? हुगली नदी गंगा जी की एक वितरिका है। बोलो क्या है? गंगा जी की एक वितरिका है। गंगा जी की क्या मानी जाती है? वितरिका, यानी कि गंगा जी से अलग होने वाली नदी। ठीक है, गंगा की वितरिका है। गंगा की वितरिका, वितरिका। मुख्य चीजें याद रखो पेपर में, यहां तक है। आप लोगों यहां तक यदि याद रखोगे तो कॉपी को चेक करने वाला भी जो एग्जामिनर है वो भी खुश हो जाएगा कि कहाँ से पढ़ के आया था। तो हुगली और ये कोलकाता जो पतन है वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल पे और पूर्वी तट पर स्थित है। मानचित्र के साथ ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, उसे समझा जाता है, ऐसे ज्योग्राफी समझ में भी नहीं आती। चिटगांव पतन की कमी को पूरा करने के लिए इसका विकास किया गया था। यदि हम लोग बात करें कोलकाता पतन की तो ये बंगाल की खाड़ी में 128 किमी के क्षेत्र में अंदर माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के अंदरूनी क्षेत्र के अंतर्गत 128 किमी की अंदरूनी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा आने के कारण तेज गति से समुद्र की रेत इस हुगली नदी में प्रवेश करके और आगे गंगा जी तक पहुंच जाती है। लेकिन गंगा जी पे तक नहीं पहुंचने दिया जाता। पश्चिमी बंगाल में इसमें फरक्का बांध बनाया गया है। ये फरक्का बांध इस रेतीली बालू मिट्टी को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन यूं जरूर है कि ये नदी के क्षेत्र को ब्लॉक कर देता है, जाम कर देता है, वहां गाद जमा कर देता है। बोलो क्या जमा कर देता है? गाद। अरे गाद कोई बला नहीं है, रेत है। रेत क्या है? रेत जो समुद्र के अंदर पाई जाती है और नदी के पेटे में जो रेत जमा रहती है उसे गाद के नाम से जाना जाता है। तो कोलकाता पतन के अंदर यदि हम बात करें कि ये मुंबई पतन की भांति इसका विकास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जैसे मुंबई पतन का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, उसी समय के अंतर्गत कोलकाता पतन का विकास भी अंग्रेजों ने किया था। क्योंकि कोलकाता, मुंबई, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये इन प्रेसिडेंसियों का विकास अंग्रेजी शासनकाल के दौरान किया गया था। क्योंकि जब अंग्रेज सरकार आई थी तो अंग्रेज सरकार का जो दावा था वो भारत के मुख्य क्षेत्रों पर अपना कब्जा या वर्चस्व जमाना था कि यदि हम लोग हृदय पर राज करेंगे तो संपूर्ण शरीर पर अपने आप अपना राज होगा। तो कोलकाता पतन का विकास ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विशाखापट्टनम पतन और पारादीप पतन जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है। इन पतनों को इस कोलकाता पतन के अनुषंगी पतन के रूप में देखा जा सकता है। हम लोग यहाँ भारत के अंतर्गत ये जो पूर्वी तट पर है एक ये पारादीप उड़ीसा में देखेंगे, पारादीप उड़ीसा के अंतर्गत देखेंगे। और विशाखापट्टनम यहाँ लिख देता मैं, जगह नहीं है। विशाखापट्टनम और यहाँ पारादीप और विशाखापट्टनम, ये दोनों पतनों को अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया है। कोलकाता पतन का अनुषंगी पतन। अब अनुषंगी पतन का मतलब क्या होता है? सहायक पतन। सहायक पतन क्या होता है? इस पे ज्यादा जहाज है, जगह नहीं है आज दिन भर, तो इसका काम ये चला सकता है एक विकल्प के रूप में, तो इसे अनुषंगी पतन के नाम से जाना जा सकता है। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं कि इस कोलकाता पतन का पृष्ठ प्रदेश क्या हो सकता है, तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य जो मुख्य रूप से इसके अनुषंगी पतनों के विकास में महत्वपूर्ण तो योगदान देंगे ही सही, बल्कि में ये पृष्ठ प्रदेश भी माने जा सकते हैं। अब हम आगे जो देखने वाले हैं ये कोलकाता पतन के बाद में हम लोग भारत के उस पतन के बारे में बात करेंगे जो पतन होगा हमारा
हल्दिया पतन। बोलो कौन सा पतन? हल्दिया पतन। देखिए अब हम हल्दिया पतन के बारे में देखेंगे। हल्दिया पतन हल्दिया पतन और हल्दिया पतन भी वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में स्थित है। हल्दिया पतन पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पूर्वी तट पर स्थित है। बोलो कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर हल्दिया पतन वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत स्थित है। हम बात करने वाले हैं कि हल्दिया पतन को कोलकाता पतन के अंदरूनी पतन के रूप में 150 किमी अंदर यानी कि डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं कि हल्दिया पतन कोलकाता पतन के 105 किमी अंदर अनुप्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि उसके कोलकाता पतन के 105 किमी अंदरूनी क्षेत्र के अंतर्गत इसका विकास किया गया है। इसका निर्माण कोलकाता पतन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। अर्थात ये हल्दिया जो पतन है ये कोलकाता पतन के दबाव को कम करने हेतु विकसित किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हल्दिया पतन है यहाँ से लोहा इस्क कोयला, पेट्रोल, उर्वरक ऐसे जो खनिज पदार्थ माने जा सकते हैं इनका आयात निर्यात या व्यापार करने के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी यहाँ से कपास है, जूट है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी यह पतन महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगला जो पतन हम लोग देखेंगे वो पतन यहाँ देखेंगे पारादीप पतन। बोलो कौन सा पतन? पारादीप। ये जो पारादीप पतन है ये पारादीप और ये जो पारादीप पतन है ये उड़ीसा में है। भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, और उड़ीसा के कटक के अंतर्गत। तो हम जो बात करने वाले हैं कि पारादीप पतन उड़ीसा के कटक में 100 किमी अंदर, कितने किमी अंदर? 100 किमी अंदर। एक एक शब्द एक एक लाइन है बच्चों, एक एक शब्द एक एक लाइन है। उड़ीसा में पारादीप पतन कटक के अंतर्गत 100 किमी के अंदरूनी क्षेत्र में और महानदी, बोलो कौन सी नदी? महानदी के मुहाने पर स्थित है। महानदी के मुहाने पर स्थित माना जा सकता है। यदि हम लोग बात करें पारादीप पतन, ये कटक से 100 किमी की दूरी पर महानदी के डेल्टा में स्थित है। इसका जो पोताश्रय है वो सबसे गहरा माना जा सकता है। सबसे ज्यादा गहरा होगा तभी यूँ कहते हैं सबसे ज्यादा बाहर वाहक जहाजों को यहाँ से अपलोड किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा बाहर होगा, जितना ज्यादा दबाव होगा, वहाँ जो पतन है, जो जहाज है वो बाहर के कारण नीचे बैठेगा और नीचे बैठेगा तो ये सबसे ज्यादा गहरा है। कितना भी बाहर वाहक माल से भरा हुआ जहाज यहाँ से अपलोड किया जा सकता है, तो ये सबसे गहरा पोताश्रय माना जा सकता है। बाहरी पोताश्रयों के निपटान के लिए ये अनुकूलतम है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क का निपटान किया जा सकता है। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और उर्वरक पदार्थों को यहाँ से आयात और निर्यात किया जा सकता है। आगे जो हम लोग पतन देखेंगे वो चेन्नई पतन, तमिलनाडु का तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, इन 4-5 पतनों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को ऐसे ही क्या मानचित्र सहित ही नोट्स चाहिए क्या। देखो अब हम विशाखापट्टनम पतन के बारे में देखेंगे। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भू-आब्द पतन माना जाता है। भू-आब्द पतन माना जा सकता है। या भू-आब्द समझ में नहीं आता आप लोगों के तो यूँ कहते हैं कि ये स्थलबद्ध पतन माना जा सकता है। यूँ कहते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भू-आब्द पतन है जो ठोस चट्टानों और बालू को काट कर बनाया गया है। जो ठोस चट्टानों और बालू को काट कर
बालू को काट कर इसका निर्माण किया गया है। कहते हैं कि ये एक बाह्य पतन है। बोलो कौन सा पतन है? बाह्य पतन। बाह्य पतन है। बाह्य पतन के रूप में इसे इसका विकास किया गया है। इससे मुख्य रूप से लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो पेट्रोलियम का भी यहाँ से निर्यात किया जा सकता है। इसका पृष्ठ जो प्रदेश है ये एक आंध्र या सीमांत आंध्र, जिसमें तेलंगाना का क्षेत्र भी शामिल है, अर्थात विशाखापत्तनम पतन आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भूआब्ध पतन माना जाता है। ठोस चट्टानों और बालू को काटकर इसका निर्माण किया गया, ये बाह्य पतन माना जाता है। लोहा अयस्क के साथ साथ यहाँ से पेट्रोलियम का भी निपटान किया जाता है। ये सीमांत आंध्र में स्थित है और सीमांत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के क्षेत्र को कहा जाता है। आगे जो हम लोग पतन देखेंगे ये चेन्नई पतन देखेंगे तमिलनाडु में, और अगला पतन देखेंगे तूतीकोरिन पतन जो भी तमिलनाडु के अंतर्गत है। चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए इस तूतीकोरिन पतन को अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया है। आगे हम लोग जो देखेंगे चेन्नई पतन, याद है हम लोगों को कि ये भी पूर्वी तट पे है, ये भी पूर्वी तट पर है, ये भी पूर्वी तट पर है। पहले हम लोगों ने मात्र पश्चिमी तट के बंदरगाह देखे थे और हम लोग अब पूर्वी तट के बंदरगाह देख रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी है बिल्कुल नॉर्मल जो आप लोगों को हूबहू वैसी ही वैसी याद करके रखनी है। यहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आता, 2 लाइन से ज्यादा वाला प्रश्न नहीं आएगा, ये पक्का दावा है आप लोगों से। अर्धवार्षिक पेपर के बाद में आप लोगों को ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन से लेसन से कितने नंबर का और कौन सा और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। यूँ कहते हैं चेन्नई पतन। अब जो चेन्नई पतन है पूर्वी तट में सबसे पुराने पतनों में से एक माना जा सकता है। ये चेन्नई पतन तमिलनाडु में पूर्वी तट पर स्थित है। ये लो पूर्वी तट पर स्थित है, तट पर स्थित है, और यूँ कहते हैं सबसे पुराना पतन है, सबसे पुराना पतन माना जा सकता है। आप लोगों को एक एक लाइन की याद रखनी है। चेन्नई पतन तमिलनाडु में स्थित है, फिर ये पूर्वी तट पर स्थित पतन माना जाता है, सबसे पुराना पतन है। बोलो कौन सा पतन है? सबसे पुराना पतन माना जा सकता है। 1859 में इसका विकास किया गया था। ये लो 1895 1859 के अंतर्गत इस पतन का विकास किया गया था। यूँ कहते हैं कि ये जो पतन है इस पतन के अंतर्गत विशाल पोतों के लिए अनुकूलन नहीं है, अर्थात ज्यादा बड़े पोत कितने बच्चे तो सोचते होंगे पोत किसे कहते हैं? जहाज को कहते हैं बेटा, जहाज को पोत कहा जाता है। तो ज्यादा बड़े पोत इस पे उतारे नहीं जा सकते, रोके नहीं जा सकते। यूँ कहते हैं इसका जो पृष्ठ प्रदेश है वो तमिलनाडु के साथ साथ पुंडुचेरी भी माना जाता है। कौन सा चेरी? पुंडुचेरी अर्थात पांडिचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश है। बोलो कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। पोत जहाज को कहते हैं। आगे देखते हैं कि तमिलनाडु के अंतर्गत एक नया पतन विकसित किया गया है, जिस पतन को हम लोग तूतीकोरिन पतन के नाम से जाना जा सकता है। तूतीकोरिन पतन भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। यहाँ से कोयला है, नमक है, खाद्य तेल है, चीनी है, रसायन है, पेट्रोलियम पदार्थ है, उर्वरक है, इनका आयात निर्यात किया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से चेन्नई पतन को और तूतीकोरिन पतन के दबाव को कम करने के लिए चेन्नई में एक और पतन का विकास किया गया है, एन्नोर पतन के नाम से जाना जाता है। बोलो कौन सा पतन? एन्नोर पतन। सबसे पहले जो हम लोगों ने पतनों के बारे में पढ़ा है और प्रत्येक पतन जो है मानचित्र पे लिखा है आप लोगों के सामने, पहली एग्जामिनर की प्राथमिकता यही होगी कि वो सबसे पहले आप लोगों को एक शब्द दे कि निम्न 2 शब्दों को या निम्न 3 शब्दों को, 2 ही शब्द पूछेगा, घबराना मत, 3 भी नहीं पूछेगा। तो निम्न 2 शब्दों को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। और सबसे ज्यादा ये पतन पूछे जाते हैं कि कौन सा पतन कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है तो यहाँ तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में। अर्थात आगे हम जब देखेंगे चेन्नई पतन तमिलनाडु के अंतर्गत, फिर आगे देखेंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आगे जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो एक लाइन वाला, जिसे हवाई अड्डे कहेंगे। वो लोग क्या कहेंगे? हवाई अड्डे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो हवाई अड्डों के बारे में देखेंगे कि भारत के अंतर्गत मूल रूप से आज 2016
और 17 के आंकड़ों के आधार पर 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूरे देश में कितने हैं बोलो? 25। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 25 मानी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे कि पिछले लेसन के अंतर्गत हम लोगों ने व्यापार और परिवहन संचार जो देखा था, उसके अंतर्गत परिवहन और संचार में हमने वायु परिवहन के बारे में देखा कि वायु परिवहन का सबसे तीव्र गति का साधन माना जा सकता है। बिल्कुल तीव्र गति का साधन है। तीव्र गति का साधन होने के कारण वायु परिवहन विश्व का सबसे महंगा परिवहन का साधन माना जा सकता है। शीघ्र नाशवान व हल्की बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार और आयात निर्यात के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान देने में जो सहायक है वो एक तो है वायु परिवहन और दूसरा है जल परिवहन। लेकिन भारी वस्तुओं के लिए जो परिवहन का साधन है वो जल परिवहन, और हल्की वस्तुओं के व्यापार के लिए जो परिवहन का साधन है वो मुख्य रूप से कौन सा परिवहन का साधन माना जा सकता है? वो जल परिवहन देखा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन के जो साधन है वो हवाई अड्डों के अंतर्गत ये 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यदि हम 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करेंगे तो अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत, बेंगलुरु कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में, दिल्ली है, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर और कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, भुवनेश्वर, कन्नौर, ये प्रमुख जो क्षेत्र माने जा सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय 25 हवाई अड्डे हैं। यहाँ से हम लोगों का लेसन समाप्त हुआ। मैं हरीश राणावत फिर से आप लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ बने रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।